बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, ख़ासतौर पे आजकल के दौर में। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी है क्या? ये बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरी की शुरुआत में इन 20th सेंचुरी बहुत सारे जो फिजिस्ट थे उन्होंने ये फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया कि बहुत सारे एटम्स जो हैं वो ऐसी रेज एमिट करते हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म को ख़राब करती हैं या उस पर अपने साइंस छोड़ते हैं बहुत सारे एटम्स। तो इसका मतलब वो रेज एमिट कर रहे थे वो एटम्स। तो वो एटम चूँकि रेज एमिट कर रहे थे तो इस फिनोमेना को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। अब ये जब इसकी फर्दर मोर इसकी स्टडी हुई तो उन्होंने देखा कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं इनमें से इस किस्म की रेडिएशन निकलती हैं। और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं ये हम अभी इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो रेडियो एक्टिविटी थी ये जब डिस्कवर हो गई तो इसका जो सबसे पहले यूज़ किया गया वो रदरफोर्ड ने इसको यूज़ किया था। किस पर्पस के लिए? उसने इस पर्पस के लिए यूज़ किया था 1906 में उसने यूज़ किया था इसको कि उसने कहा था कि मैं ये स्टडी करूँगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटम स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया था। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे तो उसने एक गोल्ड फाइल को यूज़ किया, अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फाइल के ऊपर। तो जब उसने गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया तो हुआ ये कि मुख्तलिफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो सबसे पहले जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1906 में किया था, तब उसने गोल्ड की फाइल का यूज़ नहीं किया था। तब उस वक्त उसने एक और मेटल यूज़ की थी। लेकिन उसने बाद में जब ये 1911 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसने गोल्ड को यूज़ किया, गोल्ड फाइल को यूज़ किया। गोल्ड फाइल को यूज़ करने का एडवांटेज ये था कि गोल्ड फाइल जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। ये ऐसी मेटल बाकी मेटल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना, बहुत ज़्यादा थिन करना पॉसिबल नहीं होता। गोल्ड बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, इसलिए उसने गोल्ड फाइल को यूज़ किया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उसने उनको बम्बार्ड किया गोल्ड फाइल के ऊपर। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल पे बम्बार्ड किया तो ये मुख्तलिफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, अगर फ़र्ज़ करें ये गोल्ड फाइल थी तो मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो गोल्ड फाइल में से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए और कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल वापस ऐसे ही वापस डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि मोर देन 90 का एंगल बनाकर उनकी डिफ्लेक्शन हो गई, यानी कि वो इस तरह डेविएट हो गए अपने पाथ से। कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चले गए वापस, कुछ सीधे गुजर गए, काफ़ी सारे स्ट्रेट गुजर गए और कुछ 90 से बड़ा एंगल बना के, ये मोर देन 90 का एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस जो ये डिफ्लेक्शन थी इसमें देखें 20,000 पार्टिकल में से जो एक पार्टिकल था वो मोर देन 90 का एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गया। अब इस चीज़ से रदरफोर्ड ने क्या निकाला, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड थे, तो रदरफोर्ड ने ये चीज़ उसको सामने आई कि ये जो एटम है इसकी जो स्ट्रक्चर उसको हेल्प आउट हुआ समझने का कि उसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है एटम का ये एम्प्टी है। ये एक्चुअली मोर पार्ट जो है एटम का एम्प्टी है, इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से गुजर जाते हैं सीधे
लेकिन बीच का जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वहाँ कोई बहुत हैवी मैस पड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है, वो स्ट्रेट आ जाता है, या फिर जो उसके करीब से गुजरता है तो वो डेविएट हो जाता है अपने पास से, वो भी रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज की। तो ये चीज़ रदरफोर्ड ने डिस्कवर की, और इस चीज़ को डिस्कवर करने के बाद उसने ये बताया कि जनाब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका किस तरह का है, क्योंकि जो एटम्स के उसने कहा कि नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल हैं वो एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्लेक्ट भी नहीं हो सकते, ना ही इलेक्ट्रॉन से टकरा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होती है स्ट्राइक करके बाहर निकाल देते हैं और सीधे गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ उसने कंसीडर की थी। अब मसला ये हुआ था कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी बताई कि पहली दफ़ा जो यूज़ हुआ अल्फ़ा पार्टिकल को किसी भी एटम की लर्निंग में वो रदरफोर्ड ने किया था, और इस तरह का उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, जिसमें उसने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं हमारे एटम में, पॉजिटिव चार्ज हैं जो दरमियान में है वो मैसिव पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है, दरमियान में जो सेंटर में है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सारा बताने का मकसद ये था रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर में कि ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था कि रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करते हुए, रेडियो एक्टिविटी का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था वो हेनरी ब्यूकरल ने 1896 में हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसको ये रेडियो एक्टिविटी कैसे पता लगी कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? एक्चुअली उसके पास कुछ यूरेनियम के एटम्स कंपाउंड्स पड़े हुए थे, और साथ में फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसने रखे हुए थे या करीब पड़ी हुई थी। तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उससे उसको वो ख़राब कर रही थी, यानी कि उसमें वो निशान डाल रही थी। तो उसने ये चीज़ समझ ली इससे कि ये जो कंपाउंड हमारे पास पड़ा हुआ है इस एक्चुअली इसमें से कुछ रेज़ निकल रही हैं जो हमारी उस फिल्म को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये रेज़ जो थी, यही बेसिकली जो रेज़ निकल रही थी ये रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में निकल रही थी। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं, और रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कितने होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस करने का वजह ये थी कि आपको ये बताना था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना ज़रूरी क्यों है रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए, ये हम देखते हैं अभी। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल मॉडल जो है एटम का वो बेसिकली ये होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सब हमें रदरफोर्ड और दीगर आने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया उन्होंने ये चीज़ हमें बताई। अब मसला क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एटम होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब मुख्तलिफ एटम्स जो हैं दुनिया में, काफ़ी सारे एटम्स, बहुत सारे तो नहीं लेकिन 20% एटम ऐसे होते हैं जिनका आपको एटॉमिक नंबर का पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। फर्स्ट करें हाइड्रोजन है तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए। मैस नंबर हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटम के अंदर जो होते हैं। अगर एक एटम है उसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है तो इसका मैस नंबर 1 होगा, और अगर ये प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 1 है तो इसका मैस नंबर 2 होगा। अब मसला ये है कि जो एटॉमिक
ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक ही एटम होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, क्योंकि हाइड्रोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है और इसका मास नंबर जो है वो भी 1 ही है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर भी 1 ही हुआ। लेकिन ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की ही एक टाइप, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होना है आइसोटॉप्स का, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 2 है। वो क्यों 2 है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 1 है। इसी तरह ट्रिटियम है, इसका जो मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 2 है। अब जो हाइड्रोजन की ये 3 टाइप्स हैं इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। इन तीनों टाइप में 90% जो टाइप या 95% जो टाइप एग्जिस्ट करती है नेचर में वो ये हाइड्रोनियम है, ये 95% एग्जिस्ट कर रही है। ट्रिटियम जो है वो 5% से भी लेस है और ट्रिटियम तो बिल्कुल ही लेस है। तो ये जो ड्यूटेरियम है ना, ये बेसिकली चाहती है, ये एक अनस्टेबल टाइप है, ये स्टेबल नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये चाह रही है कि ये हाइड्रोनियम में कन्वर्ट होना चाहती है। तो ये हाइड्रोनियम में कन्वर्ट होने के लिए अपने इस न्यूट्रॉन और अपने इन पार्टिकल्स को कम करेगी जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं। तो इनकी कमी के नतीजे में या इनको कुछ पार्टिकल्स को निकालेगी, कुछ तोड़ फोड़ होगी इसके न्यूक्लियस में, तो उस तोड़ फोड़ और उस पार्टिकल्स के निकलने के नतीजे में ये जब एटम ड्यूटेरियम अपने हाइड्रोनियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है तो ये अपने न्यूक्लियस में कुछ छेड़छाड़ करता है, न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें निकालता है, कुछ चीज़ें, तो उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ रेडिएशन एमिट होती हैं, फिर एनर्जी भी एमिट होती है, रेडिएशन भी एमिट होती हैं, ये चीज़ आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इस नतीजे में रेडियो एक्टिविटी अकर होती है। और जब ये जो होता है ये जो आइसोटॉप्स जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ एटम जिसमें यूरेनियम है उसके भी आइसोटॉप्स होते हैं, तो वो अनस्टेबल आइसोटॉप कहलाते हैं जो नेचर में कम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो स्टेबल आइसोटॉप में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में 3 रेज आपकी एमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ये 3 रेज एमिट होती हैं। तो इन 3 रेज के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म होती है, कि ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को स्टेबल एटम में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूक्लियस को मोर स्टेबल करने के लिए आइसोटॉप्स जब दूसरे आइसोटॉप में जो मोर एग्जिस्टेंस है और मोर स्टेबल है उसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो फिर ये न्यूक्लियस में कुछ रद्द-ओ-बदल करते हैं और उस रद्द-ओ-बदल के नतीजे में जो रेज़ एमिट होती हैं वो रेडियो एक्टिविटी के ज़ुमरे में आती हैं। उसके नतीजे में 3 रेज़ एमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और इनकी डिटेल हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी देखने के लिए आप लाजमी देखिएगा। और आपको कोई क्वेश्चंस हों, किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हों तो आपने हमसे हमारे ईमेल एड्रेसेस पे और हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजा करें तो हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।